नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइनस की। आखिर साइनस एलर्जी है या बीमारी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल साइनस नाक की समस्या है जिसे साइनोसाइटिस या साइनस की समस्या के नामों से जाना जाता है। ये बीमारी उस स्थिति में होती है जब किसी व्यक्ति की नाक की हड्डी बढ़ जाती है और इसकी वजह से उसे जुकाम बना रहता है। कई बार ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन यदि काफ़ी लंबे समय तक ये बीमारी ठीक ना हो तो उसके लिए फिर नाक की सर्जरी करानी पड़ती है। ये इसका एकमात्र विकल्प बचता है। साइनस को ज़्यादातर लोग एलर्जी के रूप में देखते हैं क्योंकि इसकी वजह से उन्हें धूल, मिट्टी, धुआं इत्यादि की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन ये मात्र एक एलर्जी नहीं है, बल्कि नाक की मुख्य बीमारी है जो मुख्य रूप से नाक की हड्डी को बढ़ने या तिरछी होने की वजह से होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नाक की ये समस्या काफ़ी तेजी से फैल रही है। ये समस्या 8 में से 1 व्यक्ति में देखने को मिलती है। ये आंकड़े साइनस की स्थिति को बयां करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोग इसके लक्षणों की पहचान नहीं कर पाते और इसी कारण से वो इससे परेशान रहते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बीमारी कितनी खतरनाक है, क्या इसके लक्षण हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा राजभर, ईएनटी सर्जन, सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कृष्णा, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये साइनस? क्या ये एक बीमारी है या एक एलर्जी है? इसे हम कैसे देख सकते हैं? जो टर्म साइनस है ये एक मिसनोमर है। बेसिकली साइनस तो स्पेस है, साइनस कोई बीमारी नहीं है। साइनस बेसिकली हमारे नाक के किनारे और आंखों के ऊपर स्पेस है, खाली जगह है, जिसका काम होता है कि जो खाली जगह है जिसमें हवा भरी होती है, बेसिकली उसका पर्पस वेंटिलेशन मेंटेन करना, प्लस हमारे जो स्कल है, जो स्कल का वजन होता है वो हमारे शरीर में पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है लेकिन एम्प्टी वॉल्यूम है, तो उससे एक स्पेस क्रिएटेड रहता है जो कि हमें वजन मतलब जो शरीर का, जो हमारे दिमाग का वजन है वो पता नहीं चलने देता। हाँ, साइनोसाइटिस बीमारी है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से मतलब इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन लीड कर रहा है इन्फेक्शन को। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो वेंटिलेशन पाथवे है नाक के थ्रू साइनसेस का, जो वो ब्लॉक हो जाता है। तो तब क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन में पस बढ़ जाएगा या उसमें जो वेंटिलेशन पाथवे हो वो ब्लॉक होगा, तो ये साइनोसाइटिस होगा और फिर हमें सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे। मोस्ट कॉमनली लक्षण जो होते हैं वो नाक बंद होता है, नेजल ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, और राइनाइटिस होता है। बेसिकली मतलब वो राइनाइटिस पोस्टेरियर राइनाइटिस होता है, हो सकता है पोस्टेरियर नेजल ड्रिप, या फिर नाक में आगे की तरफ डिस्चार्ज हो सकता है। साथ साथ फेशियल पेन और प्रेशर, मतलब जो फेस वाला जो यहाँ है उसमें दर्द होगा या तो फिर प्रेशर जैसा फील होगा। ये कॉमनली सिम्टम्स होते हैं साइनसाइटिस। लेकिन सर, ये समस्या कितनी बढ़ सकती है? क्या इसका इलाज गोली दवाई से सही हो जाता है या फिर सीधा हम ये माने कि सर्जरी से ही इसका इलाज संभव है? बीमारी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और प्राइमरली जो साइनोसाइटिस होता है उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से भी उसका इलाज होता है। जो कॉमनली 10 दिन तक अगर हमें ये सिम्टम, जो मैंने सिम्टम्स आपको गिनवाए, अगर वो 10 दिन तक ही हैं केवल, तो उसको हम वायरल साइनोसाइटिस बोलते हैं। अगर 10 से 4 सप्ताह मतलब लगभग 24-25 दिन तक रहता है ये लक्षण, तो उसे बैक्टीरियल साइनोसाइटिस बोलेंगे। और अगर ये लक्षण आपको उससे ज्यादा जा रहा है, 4 सप्ताह से इससे ज्यादा जा रहा है, तो हम उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलेंगे। और बेस्ड ऑन कॉज, जो उसके कारण होंगे उसके हिसाब से ही उसका इलाज बेसिकली होगा। सबसे पहले तो कारण में क्या है कि वायरल का मैनेजमेंट है 10 दिन तक, वो नॉर्मली एंटी एलर्जिक वगैरह हो जाएगा। अगर इसके मेडिकल मैनेजमेंट में हम बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में एंटीबायोटिक वगैरह देंगे और एंटीबायोटिक एंटी एलर्जन देंगे, वो सही जाएगा।
अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट हमने 3 महीने तक चला लिए, 12 वीक चला लिया और वो फेल हो रहा है, अगर फेल हो रहा है तो उसके सर्जिकल कॉजेज होंगे, तो हम उसमें एंडोस्कोपी से हमें पता चल जाती है कि सर्जिकल कॉजेज क्या क्या है। नाक टेढ़ा है, वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, या फिर साइनस का पाथवे ब्लॉक है, वो बेसिकली एंडोस्कोपिक जांच में पता चलेगा। फिर सर्जिकली हम करेक्ट करेंगे तो पेशेंट को लक्षण से आराम आएगा। तो बेसिकली कॉज क्या है, कारण क्या है? कारण जो है वो आपके डॉक्टर एंडोस्कोपी करके पहले विजिट में भी, आप पहली बार डॉक्टर के पास गए हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, ईएनटी सर्जन के पास गए हैं, पहले विजिट में ही आपको बता देंगे कि कारण क्या है। अगर कारण सर्जिकल कारण है तो वो दवाइयों से रिलीफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ट्रायल देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल देते हैं बाई प्रोटोकॉल, एज पर प्रोटोकॉल। बिना मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रायल के ऑपरेट नहीं करते ये पेशेंट को, तो पहले हम ट्रायल देंगे। लेकिन अगर जिसका सर्जिकल कॉज है उसके लक्षण हो सकता है मेडिकल मैनेजमेंट से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो प्रॉपर निजात है सिम्टम्स का, लक्षण का, वो तो सर्जिकल करेक्शन जब होगा, जब हम सर्जरी करेंगे, जो कि साइनोसाइटिस की मोस्ट कॉमनली सर्जरी जो आज के टाइम में हम करते हैं, फेस करते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, उससे ही आराम आएगा मरीज को। यानी कि इसमें एक समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक बीमारी भी होती है, और लेकिन एलर्जी इसमें पहले रहती है, एलर्जी की वजह से ही ये बीमारी होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। डॉक्टर करण भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, आज हम साइनस को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कुछ इससे लोगों को परेशानियां होने लगती हैं जिससे कि फिर उन्हें ऐसा लगे कि शायद ये समस्या अब साइनस की है? जी, बहुत अच्छी चर्चा है, और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है साइनसाइटिस, और एलर्जेंस के कारण ये अधिकांश होती है। और मैं समझता हूँ कि जब कभी भी कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जन नाक के थ्रू, जो हमारे साइनसेस होते हैं जो नाक के दोनों साइड में होते हैं, नाक में बीच में और माथे के पास में, सिर पे, फोरहेड पे, सामने के उस पे जो होते हैं, तो उनकी जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर रहता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा हो जाता है, उसमें से पानी का रिसाव और सिक्रीशन बढ़ जाता है, और वो सब चीजों का जमा होने के कारण एक प्रकार से पेन होता है, दर्द होता है, और जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें कंप्रेशन और खिंचाव के कारण बहुत ज्यादा सीवियर चेहरे के सामने, क्योंकि ये बहुत ही मतलब वास्कुलर रीजन कहलाता हमारा चेहरे के सामने, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और चाहे डस्ट के कारण हो, और या रिपीटेड जो कोल्ड सर्दी जुकाम होता है किसी प्रकार से, और सीजनल एलर्जीज होती है, या खेती किसानी वाले होते हैं, या झाड़ू वगैरह घर पे लगता है तो उसके डस्ट के कारण, या जो स्मोकर्स होते हैं, बीड़ी सिगरेट का स्मोकिंग करते हैं, और साथ में जो सेकंड हैंड स्मोक होता है वो भी, ये सब उसके कारण हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं साइनसेस के, उसमें ये बैक्टीरिया या जो सुपर इन्फेक्शन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, और उसके कारण जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है, और कभी कभी तो ब्लीडिंग भी होती है, ये भी देखी गई है। रनिंग नोज होता है, बहती हुई रहती है, पानी जैसे टपकता है, स्टफी नोज भी हो जाती है, और सीवियर हेडेक होता है, जैसा कि आप इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं। अगर इन्फेक्शन होता है तो बुखार भी आता है, म्यूकस ड्रिपिंग होती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, और कफ खांसी भी चलती है। पुरानी अगर हो जाती तो मैंने देखा है कि लोग बागों ने सालों उनको सर्दी जुकाम खांसी और हाथ पैर में दर्द और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका शारीरिक विकास भी उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि शरीर के ऊपर वाले भाग में जो हाईली वास्कुलर और वेरी सेंसिटिव चेहरे का पार्ट होता है, बॉडी का पार्ट होता है, वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं, फेशियल नर्व्स होती हैं, और श्वास नली वगैरह होती हैं, तो उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो लोग बेचैन रहते हैं। सीवियर सिम्टम्स होते हैं, हेडेक और फेशियल पेन जो होता है, कान तक में जाता है उसका दर्द, रेफर दर्द, आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं, और ये फीवर जो रहता है 3 से 4 दिन तक भी रहता है। अगर इसको डॉक्टर लोगों के पास में जाके, खासकर ईएनटी सर्जन्स वगैरह होते हैं या मेडिकल चिकित्सक होते हैं जो हर जगह पे पाए जाते हैं, उन्हें दिखा करके अपने जो उसका जो कारण है उसे सबसे पहले दूर करना बहुत जरूरी रहेगा, और अपने बॉडी की साफ सफाई के अलावा जो भी उसके एलर्जेंस हैं उसका डॉक्टर को बता करके उसकी जांच, इसमें एक्सरे भी किया जाता है, सीटी स्कैन भी किए जाते हैं,
और साइनसिस की कंडीशंस को पता किया जाता है। यदि नेजल कोई इन्फेक्शन है या पॉलिप है, पॉलिप होने से भी इस प्रकार की साइनस में इन्फेक्शन देखा गया है, या जो बोन होती है उसमें टेढ़ापन होता है, डेविएशन नेजल बोन होती है और उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसके कारण भी ये लगातार ये बीमारी बनी रहती है, जिसके कारण उसका दिन भर का जो पढ़ना लिखना, काम काज, रात में प्रॉपर नींद का नहीं आना, तनाव बने रहना, ये सब मिलाकर के उसकी पर्सनालिटी को डिप्रेस कर देते हैं, डेवलप नहीं होने देते हैं, वो परेशान रहता है। नाक कान गले विभाग के डॉक्टर हों चाहे मेडिकल चिकित्सक हों, वो लोग उसकी जांच करके और अगर बीमारी पाई जाती है तो सबसे पहले तो उसका निदान किया जाए। उसकी जांच के साथ में एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी टची जो मेडिसिन होती हैं सर्दी जुकाम खांसी बुखार की, जो सिम्टोमेटिक औषधियां होती हैं, उससे हम उसको ठीक करें और हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि उसको जो मैंने कारण बताए एलर्जेंस के, डस्ट के, खेती किसानी के और दूसरे बैक्टीरियाज हैं, या मोटरसाइकिल अगर चलाते हैं रोडों पे सड़कों पे तो उसका जो गाड़ियों का जो धुआं होता है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो भी आपकी नाकों के द्वारा साइनसेस में भरते हैं और फेफड़े तक में जाते हैं, तो उससे भी बचें और उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन डॉक्टर से लेना बहुत जरूरी है और अपने जो नेजल एरिया है, जो आपका माउथ है, उसकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है और खांसी अगर चलती तो खांसी की दवाएं भी लें, एलर्जी की एंटी एलर्जिक सर यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, क्या इम्यूनिटी भी इस पर निर्भर करती है? अगर इम्यूनिटी किसी व्यक्ति की कमजोर है तो क्या वो उससे ज्यादा पीड़ित रहेगा? बहुत ज्यादा इम्यूनिटी का तो बहुत बड़ा रोल है। आपने बहुत अच्छी चर्चा के बीच में आपने इस प्रकार की जानकारी दी। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको कोई भी कीटाणु, कोई भी डस्ट, कोई भी एलर्जन आपके बॉडी में हमला करेगा और उससे उसके साइन और सिम्टम्स उसके एरिया से रिलेटेड जहां पे भी वो इकट्ठा होता है वहां पर उस प्रकार के कंप्लेंट पैदा करने के बाद में और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे जो परेशानी होती है इम्यूनिटी कम होने के कारण बहुत ज्यादा होती है। देखा गया है कि बहुत से लोग सालों साल कभी बीमार नहीं होते, तंदुरुस्त रहते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वगैरह में घूमना फिरना और साफ सफाई से रहना, मैं समझता हूं कि इससे बेटर तो कोई चीज हो भी नहीं सकती है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यदि हम अपने शरीर की, हम अपने अंगों की, अपने खाने पीने और रहन सहन के कारण उसे स्वस्थ रखते हैं तो इससे बड़ा कोई भी चीज नहीं है। आपका बॉडी की इम्यूनिटी हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे इन्फेक्शन जो रहते हैं ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को और कम करते हैं और दूसरे कीटाणु, दूसरे एलर्जन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, टीबी के होते हैं या और भी बीमारियों के होते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह होते हैं, नाक के द्वारा ब्लड के द्वारा गुर्दे में, हार्ट में, ब्रेन में कहीं भी जाते हैं और एब्सेस तक बना देते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी पावर कम है। बहुत से इन्फेक्शन होते हैं ये इसी रास्ते से जाते हैं और ब्लड के थ्रू, हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मुंह की, नाक की, अगर हम इन जगहों की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर के अंग हैं। इन्हीं के द्वारा हम दवा भी लेते हैं, इन्हीं के द्वारा हम सांस भी लेते हैं, भोजन भी हम यहीं से करते हैं, पानी भी पीते हैं, तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये अंग हैं। इनकी सुरक्षा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही। आज कोरोना की चर्चा करते हैं हम लोग, इतने कोरोना भी इसी रास्ते से जाता है और फेफड़े तक पहुंच जाकर के पूरे शरीर को बीमार करता है और इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो कोरोना भी नहीं होता है। ये लोगों में जागरूकता आई है, ये आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा, टेलीविजन के माध्यम के द्वारा, जागरूक कार्यक्रम के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा आपके जो डिस्कशंस होते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, जो वार्ता होती है, जो बैक्टीरिया के बारे में, बीमारियों के बारे में, साइन, सिम्टम, लक्षण, रोकथाम और जांचें जो होती हैं, उससे लोगों को, देशवासियों को बहुत बड़ा ज्ञान का अर्जन हुआ है। यह देखा जा रहा है कि लोग बाग इतने चतुर हो गए, इतने चालाक हो गए, इतने जागरूक हो गए हैं कि बहुत सी बीमारियां अब देखने को नहीं आ रही हैं। अभी बड़ी बीमारियों के नाम से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और गुर्दे की बीमारी ही देखने को मिलती है, या ओल्ड एज में लोगों को, जो बुजुर्ग रहते हैं, कोई कैंसर की बीमारी है या घुटने खराब हो जाते हैं, यही देखने को मिलते हैं।
बाकी और जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनके इन्फेक्शन की बीमारियां ये विगत 2 सालों से बहुत कम हो गई है। बिल्कुल सर, और लोग ये जागरूक भी हुए हैं जागरूक हो गए और हैं, हम बहुत हमारा जागरूक भी हो ये गए हैं। कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, लोग भ्रम की स्थिति में ना रहें, किसी भी चीज को जी, समझने की उनके अंदर एक जागरूकता भी पैदा होनी चाहिए कि आखिर ये बहुत बीमारी बढ़िया, क्या है, बहुत क्या बढ़िया, इसके प्रकार बहुत हैं, बढ़िया। कैसे इससे बच सकते हैं। जी, डॉक्टर कृष्णा, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, चूंकि नाक से जुड़ी ये बीमारी है, क्या साइनस का असर या साइनोसाइटिस का असर आंखों पर भी पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कितना ये असरकारक है और कितना इससे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल। साइनोसाइटिस इनिशियल स्टेज में तो आंखों पे असर नहीं दिखाएगा, बट जैसे लेटर स्टेज है, या तो साइनोसाइटिस की बीमारी काफी टाइम से है, आपने प्रॉपर इलाज नहीं लिया है, या फिर आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए हो और उसका केवल एंटीबायोटिक्स लेके इलाज ले रहे हो, जबकि उसका कोई सर्जिकल कॉज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एलर्जी इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन होता है साइनोसाइटिस से, उससे क्या होगा, वो जो उसके पस पड़ना और उससे कॉम्प्लिकेशंस होते होते वो आंखों के को सप्लाई करने वाली जो हमारी नर्व्स होती हैं, क्रैनियल नर्व्स होती हैं, उसको इन्वॉल्व करेगा। इससे क्या होगा कि आंखों में असर आना शुरू होगा, कि उसको धुंधला दिखेगा, और अगर ये और बढ़ता गया तो हो सकता है आंखों के आसपास कैवर्नस साइनस होता है, उसको इन्वॉल्व करेगा। उससे और मतलब इस समय के साथ जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस होगा, तो ये आंखों को इन्वॉल्व करेगा और आंखों का हमारा जो नॉर्मल दिखना है वो भी इफेक्ट होते रहेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें खान-पान को लेकर, तो क्या खान-पान का भी इससे कोई संबंध है कि किसी तरह का कोई गलत खान-पान से इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हों, और किस तरह की चीजें हैं जिन्हें हम अवॉइड करें? बिल्कुल। अगर ये हमारी पर्सनल हिस्ट्री की बात होती है कि हमें किस चीज से एलर्जी है। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चीजों के, जैसे एक टर्म होती है फूड एलर्जी, किसी किसी को कुछ पर्टिकुलर फूड से भी एलर्जी होती है, बाकी डस्ट, धूल और पॉलन की एलर्जी तो है ही। आपको जिस भी चीज से एलर्जी है, और कोल्ड एक ऐसा चीज है, ठंडी चीजें हम कोई भी चीज खाएंगे सब ससेप्टेबल होते हैं, चाहे बहुत अच्छी इम्यूनिटी का भी इंसान हो, बट वो भी ससेप्टेबल होगा कोल्ड से। कोल्ड के बाद उसको नाक से पानी आना, और ये ठंडी चीजें खाने के बाद, या फिर अर्ली मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, रेगुलर मतलब जा रहे हैं और काफी ठंडा टेम्परेचर है, तो उससे एक्सपोजर होगा, तो किसी को भी जो बॉडी का रिस्पॉन्स, नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो होगा। तो अगर आप रेगुलर ऐसी चीजें खा रहे हो, आपको एलर्जी है या आपको डस्ट से हो रहा है, आप रेगुलर उससे एक्सपोजर कर रहे हो, मतलब एक चीज होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस बीमारी में साइनोसाइटिस या फिर हमारा नाक मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये बीमारियां काफी हद तक एलर्जी इंड्यूस्ड होती हैं। तो अगर हम उनसे बचेंगे तो ये बीमारियों का जो एक्सरसर्वेशन होता है, मतलब कि सीरियस होना या फिर कभी फ्लेयर होना, मतलब बढ़ना, वो कम हो जाएगा। अगर हम इस बीमारी को लेकर चर्चा करें, तो इस बीमारी का कितने दिनों तक मान सकते हैं कि कितने दिनों में अगर इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो कितने वक्त लग सकता है सही होने में? बिल्कुल, ये डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मरीज हमारे पास आता है और बोलता है कि 10 दिन से हमें ये सिम्टम्स है, जैसे नाक बंद होना, नाक से पानी आना, नाक से पानी गले में आना, खांसी आना, चेहरे में दर्द होना और भरा भरा लगना, भारी लगना, अगर ये लक्षण बता रहा है 10 दिन से कम का है, तो उसको वायरल साइनोसाइटिस बोलेंगे। और लगभग 10 दिन से लेके ये 3 महीने तक का अगर कंप्लेंट बता रहा है, तो इसको हम एक्यूट साइनोसाइटिस बोलेंगे, और उससे ज्यादा है तो क्रोनिक। तो ये डिपेंड करता है कि इलाज जो है इसी पे डिपेंड करता है। मेडिकल मैनेजमेंट हम का असर जनरली, जो स्प्रेज वगैरह हम मरीजों को देते हैं, उसका असर जनरली 3 सप्ताह बाद दिखना शुरू होता है। और अगर सर्जिकल कॉज है तो बिना सर्जरी के उसका जो पेशेंट को लक्षण से मुक्ति है और जो आराम है वो नहीं आएगा, बिना ऑपरेशन के नहीं आएगा। तो नॉर्मली जो मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट होता है, 1.5-2 महीने में पेशेंट को इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और जो बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है, जैसे कि नॉर्मल साइनोसाइटिस का एक पोर्शन बैक्टीरियल साइनोसाइटिस होता है, और इवन सारे बैक्टीरियल साइनोसाइटिस में हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है, उसका एक सेक्शन होता है जो कि आपके ईएनटी सर्जन, जो आपके ईएनटी डॉक्टर होंगे, वो एंडोस्कोपिक फीचर्स को देख के उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि इस मरीज को एंटीबायोटिक देना है कि नहीं, या एंटीबायोटिक देना है या फिर केवल स्प्रेज और एंटी एलर्जिक से ही काम हो जाएगा। तो नॉर्मली मरीजों का जो इलाज होता है, वो अगर सर्जिकल कॉज नहीं है तो मरीज को 2 से 3 महीने में आराम आ जाएगा, अगर सर्जिकल कॉज है तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा।
यानी कि 2 से 3 महीने तक अगर इलाज कराते हैं तो इससे लाभ मिल सकता है। डॉक्टर करण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा इसका अनुभव है और मेरी ओपीडी में अभी भी लोग इस प्रकार के आते हैं जो साइनसाइटिस से ग्रस्त होते हैं, और मैं जब उनसे हिस्ट्री पूछता हूं, उनसे पूरी जानकारी लेता हूं, उनसे काउंसलिंग करता हूं। काउंसलिंग एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है। अगर हम उसके कारण को जान लें तो हम उसे बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे ये बताया कि हम एसी चलाते हैं या कूलर के सामने रहते हैं तो जो डायरेक्ट एकदम से जैसे ही कार के एसी को हम ऑन करते हैं और वो जो हवा होती है वो डायरेक्ट उसमें डस्ट भी रहते हैं, कीटाणु भी रहते हैं, पानी गंदा रहता है या जो भी रहता है, जो ह्यूमिडिटी रहती है उसके कारण जो नाक में आते हैं और उससे जो कीटाणु हमारे साइनसेस में जाते हैं और फिर वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसमें लोग बताते हैं कि 4-5 दिन के बाद में उनको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, नेजल जो वाटरिंग होती है वो सामने इधर दर्द होना, हैवीनेस लगना, हेडेक लगना और हल्का सा टेम्परेचर बना रहना, और उसमें लापरवाही ये रहती है कि 5-7 दिन तक तो वो जांच भी नहीं कराते, इलाज भी नहीं कराते थे। आजकल में अच्छा हो जाएगा, गोलियां ले लेते हैं, कभी कुछ सेफ्रॉन की या साइप्रोफ्लॉक्सासिन या पैरासीटामोल, और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हमने डॉक्टरों को नहीं दिखाया है तो काफी हम परेशानी में पड़ गए हैं और सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है साइनोसाइटिस का। अल्टीमेटली उन्हें सीटी स्कैन और दूसरी जांचों से ये पता चलता है कि उसमें कीटाणु काफी हो गए, पस भी आ गई है, ऑपरेशन होता है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, डॉक्टर कृष्णा ने की ईएनटी सर्जन की जिम्मेदारी होती है कि ये फिर उसकी नाक के इलाज को, साइनोसाइटिस को ठीक करे। और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर साहब अभी जब से ये इन्फेक्शन के जैसे शक हुआ है हमको नाक में साइनोसाइटिस का, जो कॉमन है, आज तक सब लोगों को मालूम हो जाता है, गूगल में सब रहता है, तो फाउल स्मेल आती है, सांस आती है। लोग बोलते हैं कि जो हमारे दोस्त लोग, घर के लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि आपके मुंह से या नाक से बदबू आ रही है। ये बहुत बड़ा एक कंप्लेंट है। साइनोसाइटिस में बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती है और वो पस के कारण रहती है, इन्फेक्शन के कारण होती है, जो अंदर की मैक्सिला की और साइनसेस की जो ग्लैंड्स होती हैं, ये पूरा हाईली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर और वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, अच्छा एक मीडिया हो जाता है वो, और जो सिक्रीशन होता है वो और ब्लॉक भी हो जाता है, नहीं निकलता है, तो इसमें सर्जरी होती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। एसी हो या कूलर हो या पहले बताया जो इसके और भी कारण, मोटरसाइकिल से जो चलते हैं, बस में चलते हैं, रोडों पे सफर करते हैं, सड़कों को बनाते हैं, मकान को बनाते हैं, घरों में सफाई करते हैं, रंग वगैरह केमिकल्स पोतते हैं, ये सब इसी के जो केमिकल्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और सर यहाँ पर चाहेंगे, हम यहाँ पर चाहेंगे कि कुछ सावधानी के तौर पर कुछ तरीके भी बताइए कि क्या अपने मुंह को कपड़े से ढक लेना चाहिए या इस तरह के काम करने के दौरान, या क्या कुछ वो सावधानियां हैं, कुछ छोटे मोटे वो तरीके भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके हैं इसमें और ये लोगों को मालूम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अपनाते नहीं है। सबसे पहले तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकर्स में वो जो धुआं होता है वो एलर्जी का काम करता है, नुकसान करता है, उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं। जो स्मोकर्स हैं बीड़ी सिगरेट के या जो चिलम वगैरह पीते हैं, उन लोगों को हमेशा के लिए ये साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस और एलर्जी बनी रहती है। ये हमेशा देखा गया कि वो खांसते हैं, फिर बाजू में आसपास फूंकते हैं। उन्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप नहीं करेंगे तो हजारों लाखों लोगों की साइनोसाइटिस की बीमारी ठीक हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कभी आप एसी को ऑन करते हैं या कूलर को सामने लेट जाते हैं, लोग गर्मी में अभी कूलर चल रहा है 2-3 फीट के, उसमें अपने कमरे में लेटे रहते हैं, तो वो ठंडी हवा भी जाती है, फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं लौट करके, फिर उसमें से कुछ जो ह्यूमिड पार्ट होता है, जो उसका जो एयर का, वो आपके उसमें जाएगा, उसमें इन्फेक्शन भी जाता है। और इसका प्रिवेंशन होना बहुत जरूरी है जब भी कोई काम करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये इसे आप पालन कर सकते हैं कि जब भी कोई झाड़ू लगाने का काम करें, खेतों में काम करें, मकानों में काम करें, पुताई का काम करें, झाड़ पुट्टी करते हैं, उसको घिसते हैं,
ये सबसे आपके नाक में, साइनस में जो मटेरियल है वो जमा होता है, वो फॉरेन बॉडी है, वो एलर्जन है, वो केमिकल है, वो उसमें डस्ट के साथ में बैक्टीरिया रहते हैं आपकी नाक में जाकर के, और वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं और साइनसाइटिस जैसी बीमारी बनी रहती है। रेजिस्टेंट पावर भी ड्रग्स का डेवलप हो जाता है। इसे तत्काल डॉक्टरों से संपर्क करके, ईएनटी सर्जन से जांच करा के, चाहे उसमें एक्सरे कराना हो, चाहे उसमें सीटी स्कैन कराना हो, ये सब जांच कराने के बाद में उसका पूरा का पूरा इलाज कर लें और फिर उसे होने ना दें। यही हमारा एक संदेश है जो आम जनता को मालूम होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल और यदि सर, परेशान सुरक्षा हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्वदेश का भी, स्वदेश पूरे परिवार का भी यही उद्देश्य है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे, जानकारी पहुंचे, बात बात में उन तक कुछ ऐसी चीजें, उनको जानकारियां मिल जाती हैं जिससे कि उनका वो अगर घर पर भी पालन करते हैं या उस चीज से बचाव करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए वो काफी उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हालांकि विषय इतना बड़ा रोचक था, कई और सवाल मन में आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वक्त की पाबंदी हमारे पास। फिर हम किसी दिन इसी विषय को लेकर फिर चर्चा करेंगे और इससे आगे की हम चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, साइनस एक एलर्जी भी है, बीमारी भी है, हम दोनों तरफ से कह सकते हैं, यानी कि एलर्जी से बनने वाली ये बीमारी है जो आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेती है। अगर शुरुआती दौर पर सही तरीके से डॉक्टरों के पास, सही विशेषज्ञों के पास हम पहुंच जाते हैं तो इसका इलाज संभव है, नहीं तो फिर सर्जरी के द्वारा इसका इलाज संभव है। तो दोस्तों, आप छोटी छोटी सावधानियां बरतिए कि कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको एलर्जी है, तो आप अपने मुंह को ढककर काम कीजिए, जिससे कि कोई भी डस्ट कण आपके शरीर में नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर ना पहुंचे और आप सुरक्षित बचे रहें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।